यस सर, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी थी। फिर सर मास ऑफ प्रोटॉन सिमिलर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन के, वो पढ़ा था। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक मास पढ़ा था। एटॉमिक मास यूनिट पढ़ी थी। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स पढ़ा था और एवरेज वेट निकालना पढ़ा था। क्या बात है, ऐसा लग रहा है अभी अभी रिवाइज किया था मैंने 2 मिनट पहले ही। चलो, Yes. बढ़िया बढ़िया। न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था बच्चों, न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने स्टार्ट किया था। तो न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन के बारे में ऑब्वियसली वी विल बी नोइंग समथिंग, है ना, फॉर द बिगिनिंग्स। देन इसमें हमने बहुत चीजें समझी कि भाई होता क्या है ना, A-Z, राइट, कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना। देन वी अंडरस्टूड व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये सब पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने। आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, ये सब पढ़े हुए हैं तुम लोगों ने, है ना। उसके अलावा हमने वेटेड एवरेज निकालना सीखा था। समझ में आ गया था ना लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था वेटेड एवरेज का, Yes सर। है ना। अबंडेंस के बेस पे जो निकाला था, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो बेटर के आप लोग अगर नहीं आ रहा है तो बता दो अभी, ठीक है। तो ये सब चीजें समझी थी। अब इसमें जो मेन मुद्दा है वो समझते हैं बेसिकली, ठीक है। रेडियस निकालने का एक तो, ठीक है, और एक बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। उस पे क्वेश्चन इस पे आते हैं मेनली, वो हम थोड़ा सा आज कवर करने का ट्राई करते हैं। तो ज्यादा कुछ अभी पढ़ा नहीं हमने, तो रिवीजन के लिए भी कुछ है नहीं, सीधे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बोला था कि मॉडर्न फिजिक्स के साथ में क्लब होके आते हैं क्वेश्चंस न्यूक्लियर फिजिक्स के, है ना। कैसे, एक केवल यही तरीका नहीं पर ऐसे भी आते हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स का भी थोड़ा रिवीजन जरूरी है, सिंस हमने करा नहीं था लास्ट क्लास में। थोड़े क्वेश्चंस टेस्ट के अभी ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर जो अभी चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है। अरे लास्ट टाइम, यस सर। लास्ट टाइम नहीं हुआ था ना प्रैक्टिस टेस्ट का, याद है? यस सर। भूल गए हो तुम? लास्ट टाइम करा था नहीं करा था भाई, बता दो। सर एक दो क्वेश्चन से कराए थे आपने। एक दो क्वेश्चन तो मैंने कराए थे वो मुझे याद है, लेकिन टेस्ट के एक दो क्वेश्चन ही हुए थे ना जो टेस्ट की बात कर रहे हैं हम उसकी। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन कराया था जहां तक मुझे लग रहा है मैंने, फोर्थ क्वेश्चन, यस सर वही। है ना। हाँ तो बस एक ही तो लिया था बेटा, और कौन सा लिया था? फोर्थ क्वेश्चन ही तो लिया था। ठीक है, करते हैं इसको, करते हैं सॉल्व, ठीक है। सबके सामने क्वेश्चन है, 2 मिनट का टाइम है सबके पास, इसको सॉल्व करो बच्चों। सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके टेस्ट का जो संडे को हुआ था। थोड़ी देर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स वाला, ठीक है। उसको कंटिन्यू करेंगे। करिए, ट्राई करिए क्वेश्चन निकालने का। इसमें करंट निकालना है आपको। करंट निकालने का सबको तरीका पता है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, यस सर। है ना। तो चार्ज तो दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन ही है ना। यस सर। तो निकालना क्या है? टाइम, टाइम टाइम। पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड निकालने का तरीका तुम लोगों को पता है, करो, ट्राई करो, सॉल्व करो। क्या बोल रहे हो तुम? सर पता है, ये बता रही हूँ। हम्म हम्म। सबके आंसर चाहिए, करो उसको सॉल्व करो।
बच्चों करें क्या डिस्कस? यस सर, आ गया आंसर 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पियर आ रहा है, ओके वेरी गुड। व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स? तो एक ही बच्चे ने आंसर दिया है। अरे आंसर निकला किसी का? प्रखर, महेश, ओम। बेटा तुम क्लास में तो आए ही हो, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो। अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख दो। आपको पता है कैसे ऑपरेट करते हैं हम क्लास में। अगर नहीं आ रहा है तो रिस्पॉन्ड तो करो, अदरवाइज क्लास में आने का मतलब क्या है यार? ये तो तुम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब से पढ़ लो ना, फिर क्या दिक्कत है? बहुत सारे टीचर्स हैं, काफी टीचर्स हैं जो कि पढ़ा सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। उनसे पढ़ लीजिए फिर आप यूट्यूब से, अगर आपको नहीं डिस्कस करना है, इंटरेक्ट ही नहीं करना है टीचर के साथ में, तो डिस्कस लिख सकते हो आप लोग, है ना, इतना तो कर सकते हो। चलो इधर देखो, यहाँ पे हमें निकालना है करंट। क्यू यस अपॉन टी सर। होता है ना, डी क्यू बाई डी टी या फिर क्यू बाई टी। दिस इज द आंसर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट। हाउ टू फाइंड अ करंट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग, है ना, चार्ज फ्लो हो रहा है तो। अब चार्ज यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन है। यस सर। वन थिंग यू नो दैट क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो इसमें कोई डाउट है नहीं। टाइम की दिक्कत है, तो टाइम कैसे निकालेंगे भाई? टाइम पीरियड से। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। क्या होता है ये? 2 पाई r/v होता है क्या? यस सर। पढ़ा हुआ है ये सबने, है ना। 2 पाई r/v हो जाएगा। अब इसमें दिया हुआ है क्या? देखो वैल्यू देखो, 2 पाई की वैल्यू तो पता ही है तुम्हें क्या होती है ना। आर की वैल्यू क्या है ये भी दे रखी है क्वेश्चन में। यस। कितनी दे रखी है आर की वैल्यू? 0.5 एंगस्ट्रॉम, यस सर। यानी कि 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और स्पीड भी दे रखी है देखो, फर्स्ट ऑर्बिट में स्पीड भी दे रखी है 2 × 10⁻6। इसको सॉल्व करना था तुम्हें। 0.5 पाई × 10⁻16 आ जाएगा। यस सर। ठीक है, दिस विल बी योर टाइम पीरियड। सेकंड्स में आएगा ऑब्वियसली, सेकंड्स में, है ना। यस। अब इसको तुम पिक करके और यहाँ पे रख दो फॉर्मूले में, तो ये तुम्हारा करंट आ जाएगा। आई इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू कितनी होती है भाई? 1.6 × 10⁻19, है ना। डिवाइड कर दोगे 0.5 पाई × 10⁻16 से। बहुत इजी कैलकुलेशन है, क्योंकि आपको 0.5 को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर 10⁻16 को तो आप ऊपर ले जा सकते हो, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से समझो तो ये बनता है 0.1, ये सर ये बनता है 1.57 अप्रोक्सीमेटली, 1.57 बनता है, और ऊपर 1.6 है, तो ये कब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये और ये यस सर। कैंसिल आउट हो जाएगा ना। ठीक है, तो बचेगा कितना? अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ यस। यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर। ठीक है, सो दैट वुड बी योर आंसर। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। एनी डाउट्स एनीवन? आगे चलें। यस सर। कूल, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला तो हो गया था, चलो ये वाला लास्ट क्लास में हो गया था, ये वाला करो सॉल्व। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। एक सेकेंड, ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे बाद में सॉल्व, इसी क्लास में करेंगे। लेकिन एक टॉपिक है वो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्लब होके आया बेसिकली, मॉडर्न प्लस न्यूक्लियर का क्वेश्चन है ये। इसमें निकालनी डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है, इसलिए आपके मॉडर्न में ये डाला गया है क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लोगे तो बेटर तरीके से सॉल्व हो सकता है, इजीली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो इसको अभी नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे क्लास के एंड में। ये क्वेश्चन जो है आपके टेस्ट में मैंने लिया है इसलिए ये, क्योंकि ये एक एग्जांपल है जिसमें मॉडर्न और न्यूक्लियर दोनों को साथ में यूज किया गया है। सो फॉर नाउ स्किप दिस वन, इसको सॉल्व करो। ये आपने किया हुआ है क्वेश्चन, क्लास में भी किया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। यू नो द फॉर्मूला टू सॉल्व दिस।
लाइमन और बामर के केस में सबको पता है ना कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं वेवलेंथ निकालने में? यस सर। अप्लाई दैट। और मैंने ये भी बताया था कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस केस में निकलेगी, जब एनर्जी यस डिफरेंस सर। सबसे कम होगा। एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, क्योंकि वेवलेंथ मतलब यस उल्टा, सर। वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी। तो अप्लाई दैट एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। कितना आंसर आ रहा है बताओ। डिस्कस करेंगे बच्चों। यस सर, ऑप्शन सी आया है। ऑप्शन सी आ रहा है, यस सर। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने ही है एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें हमने पढ़ा था कि लाइमन और बामर के केस में, लाइमन और बामर के केस में जो आपका फाइनल एनर्जी लेवल होता है वो कौन सा होता है? n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 और n इक्वल्स टू 3। इनका काम में लेना है यहाँ पे हमें, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल पे आके लैंड कर रहा है या फिर अपनी फाइनल स्टेट अक्वायर कर रहा है, तो वो कौन सी सीरीज का पार्ट हुआ? लाइमन सीरीज। लाइमन का पार्ट हुआ क्या? यस सर। और अगर कोई n इक्वल्स टू 2 पे आ रहा है, तो फिर ये कौन सा पार्ट हुआ? बामर का, पाल्मर। है ना। अब तो तुमको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि अगर तुम्हारी एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस है ना डेल्टा ई, वो अगर कम है तो वेवलेंथ बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगी, है ना। यस सर। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि n इक्वल्स टू 2 बामर है, तो अगर n इक्वल्स टू 3 से आ रहा है एक तो इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके, और एक n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है बच्चों? इन्फिनिटी। n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से, तो इस वाले केस में तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी। क्या आएगी इसमें? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट। और इस वाले केस में क्या आएगी? शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट। है ना। क्योंकि एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, सोचो 2 और इन्फिनिटी में कितना डिफरेंस है एनर्जी लेवल्स में, है ना। तो वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाएगी, यस सर। समझ गए? और इसमें आपका एनर्जी का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है ना, 3 और 2 में, इसलिए आपकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट आएगी। तो सबको क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो इस रेशियो को निकालने के लिए हमें सबसे सबसे नियरेस्ट एनर्जी लेवल पे जाना पड़ेगा। तो लाइमन के लिए हम जाएंगे n इक्वल्स टू 2 पे, है ना। लाइमन के लिए हम जाएंगे n इक्वल्स टू 2 पे, और बामर के लिए हम जाएंगे n इक्वल्स टू 3 पे। 3 से 2 में और 2 से 1 में। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। तो लाइमन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई? 1 अपॉन लेमडा एल, लॉन्गेस्ट, लाइमन की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगा r इंटू 1/1 स्क्वायर, फाइनल स्क्वायर होता है ना 1/nf स्क्वायर। और लाइमन में कहां से आ रही है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए? इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है? 2 से। यस सर। 2 से आ रहा है आपका रेडिएशन, तो ये आ जाएगा 2, n स्क्वायर की जगह 2 हो जाएगा, ठीक है।
और सॉल्व करोगे इसको तो क्या बन जाएगा, 3R/4, यस सर। है ना। सेम तरीके से जब आप बामर के लिए निकालोगे, बामर के लिए लॉन्गेस्ट निकालोगे, तो इसमें भी R × 1/2 पे होता है, ये तो फाइनल 2 यस पे होता है ना इसका एनर्जी लेवल, और ये यस 3 से आएगा तब होगा लॉन्गेस्ट, है ना। यस इसकी सर। वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 5R 5R/36। 5R/36। तो अब तो तुमको रेशियो निकालना है बस, है ना। अब तो तुमको रेशियो निकालना है λL/λB का, यस सर। है ना, लॉन्गेस्ट में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आ रहा है भाई, 27। 5/27, है ना। समझ में तो आ रहा है ना ये, 5R/36, 5R/36, और इसको आप उल्टा करोगे तो ये × 4/3R हो जाएगा। ठीक है, तो ये R से R कट जाएगा, और 4 से ये 36 कटेगा 9 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5/27, सी ऑप्शन। किसी को डाउट है क्या इसमें, इस वाले क्वेश्चन नो में डाउट है? सर। पक्का? यस सर। चलो इसके पहले वाला क्वेश्चन करो, ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तो ये मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आपको याद रखना है, और चाहे तो आप नोट भी कर सकते हो। इसमें ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस विल अकर इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करी थी थोड़ी सी पहले, ये उसी पे क्वेश्चन है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आप इस चीज को नोट भी कर लो अगर ऑलरेडी नहीं है आपको पता या नोटेड नहीं है तो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है, आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एनर्जी ग्राउंड स्टेट में हायर एनर्जी लेवल्स पे जाने के लिए, हायर एनर्जी स्टेट्स पे जाने के लिए। व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट, और डी एक्साइड भी फिर वही होता है वो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द, या फिर फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू रीच हायर एनर्जी लेवल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एमिशन स्पेक्ट्रम में, क्योंकि एमिशन में ऐसा कुछ रूल नहीं होता कि ग्राउंड से ही होगा वो, बात समझ में आ रही है। एमिशन में ऐसा कोई रूल नहीं होता। और क्या डिफरेंस होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स भी ऑब्टेन नहीं होते, एमिशन स्पेक्ट्रम में सारे कलर्स ऑब्टेन हो सकते हैं आपके, जितने भी कलर्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, मतलब जो भी आपका एलिमेंट है उसके हिसाब से आपकी जो रेडिएशन होगी वो एब्जॉर्ब होगी, और उसके हिसाब से कलर्स आएंगे। लेकिन जो बेसिक चीजें समझने वाली वो ये है कि ग्राउंड स्टेट की जब बात आएगी तो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात आएगी। तो इसमें आप ध्यान से देख सकते हो 1 2 3 ये तीन ही है बस एसोसिएटेड ग्राउंड स्टेट से, यस सर। है ना। ग्राउंड स्टेट से यही एसोसिएटेड है बच्चों, दैट्स व्हाई द आंसर इज, कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन से जो कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को फॉलो कर रही है, अकर कर रही है इसमें, 1 2 3 वन यानी सी टू ऑप्शन। थ्री ठीक है, इसको याद रखना अगली बार से। सर। हाँ बोलो। सर अगर इसमें एमिशन स्पेक्ट्रम बोला होता तो फिर 1 2 3 4 5 6 सारे आने थे। एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ भी आ सकता ओके सर। है, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रम में फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम दो होते हैं, वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था, मॉड्यूल में भी दिया हुआ है डिटेल में, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप उसमें भी पढ़ सकते हो। जैसे कि एक रेनबो की बात होती है ना, जब रेनबो आता है, रेनबो आपको पता होगा क्या है ना, वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का एग्जाम्पल है। यस सर। वहीं हाइड्रोजन का जो हमने पढ़ा था ना, वो हमने पढ़ा था लाइन स्पेक्ट्रम, जिसमें कि डिस्क्रीट लाइंस होती हैं। कंटिन्यूस में क्या होता है, कोई ब्रेक ब्रेक नहीं होता, वेवलेंथ यस के सर। बीच में ब्रेक नहीं होता, वेवलेंथ की जो रेंज आती है ना वो कंटिन्यूसली आती है रेनबो में। विबग्योर में ब्रेक होता है क्या, कुछ नहीं होता ना, एकदम कंटिन्यूस होता है ना, वॉयलेट से लेकर रेड तक पूरी कंटिन्यूस आपके पास वेवलेंथ की रेंज होती है। लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता। एमिशन स्पेक्ट्रम के पार्ट है ये दोनों, कंटिन्यूस भी और लाइन भी। एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम में ऐसा नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिस्क्रीट लाइंस होती है, यानी कि एक वेवलेंथ से दूसरे वेवलेंथ के बीच में गैप आ सकता है, ब्रेक आ सकता है। बात समझ में आई, यस सर। है ना। इसको मैं लिख के देता हूँ यहाँ पे, एमिशन स्पेक्ट्रम में दो होते हैं, एक तो कंटिन्यूस और एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम। तो ये तो एग्जांपल हुआ रेनबो, कंटिन्यूस से समझ में आ रहा है नाम से,
और ये हो गया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो हमने पढ़ा था ना एटम्स वाले चैप्टर में। हाइड्रोजन शो करता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे चलें। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बन सकते हैं इस पे, और कुछ नहीं बनेगा। एक काम करो, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दो एंड देन विल स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, हो जाएगा। फिर उसको ट्राई करो। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन लिया क्यों है, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों ने पढ़ा हुआ होगा ये इम्पैक्ट पैरामीटर, लेकिन अधिकतर ने नहीं पढ़ा हुआ। अब तुम ऑलरेडी वैसे कम ही हो यहाँ पे, लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर मैंने पढ़ाया नहीं है। इम्पैक्ट पैरामीटर कैसे निकालना है मैंने पढ़ाया नहीं है ना, मैं खुद बता रहा हूँ। तो मैं क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि, वैसे तो इस पे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, हमने वो चीजें नहीं पढ़ी है क्लास में जो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ही नहीं आने की, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। ताकि हम, मैंने बोला था लास्ट टाइम, याद है आपको, कि वो चीजें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। क्या आपको याद है यस ये सर। बात? है ना। थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी पार्ट में अगर हम सब चीजें पढ़ेंगे, पूरा सब कुछ कंप्लीट सिलेबस, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और वो चीजें पढ़ने का मतलब भी नहीं है उतना डिटेल में जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है आने की, है ना, ऑलमोस्ट जीरो ही है। तो इम्पैक्ट पैरामीटर मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था, लेकिन इम्पैक्ट पैरामीटर पे अगर क्वेश्चन बनता है फ्यूचर में कभी भी, तो रिस्क नहीं लेंगे, थोड़ा बहुत याद पढ़ेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप नोट करके रखो। अगर कभी क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट पैरामीटर पे, तो यूज दैट फॉर्मूला, यूज दिस वे टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नोट करना है, आपसे खुद से नहीं होगा। किसी को आना है, किसी को आता है ये करना है, किसी को, या नो, बता दूं? बता दो। है ना। तो इम्पैक्ट पैरामीटर को हम जैसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज इम्पैक्ट पैरामीटर। जेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, याद है? यस सर। ठीक है, तो वहीं से आया है कि इम्पैक्ट कितना है उस चीज का, बेसिकली आपको मेजरमेंट देता है ये। कॉट थीटा बाई टू, कॉट थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कैपिटल के ई, यानी काइनेटिक एनर्जी आपकी, है ना। अभी के क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पता ही है ये तो हम सबको, यस। है ना। और जेड की वैल्यू एटॉमिक नंबर है, ये भी पता है ना। यस। ई तो इलेक्ट्रॉन है ही सही। और थीटा क्या है बेटा, थीटा आपको इंपॉर्टेंट है जानना, स्कैटरिंग एंगल है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो स्कैटरिंग एंगल। यस सर। स्कैटरिंग हो रही थी ना उसमें भी एक्सपेरिमेंट में, याद आ रहा हो तो आपको, राइट। सर, हाँ बेटा, तो ये कॉट लिखा है। कॉट कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा वाला कॉट थीटा। यस ओके। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू तो 9 × 10⁻⁹ हो जाएगी, पता ही आप लोगों को ये तो, है ना। अरे के की वैल्यू पता है ना, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है ना। जेड की वैल्यू देखो दी हुई है 79, एक्सक्लूसिव दी हुई है, राइट। ई की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19, यस सर। इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कॉट थीटा बाई टू दिया हुआ है, कॉट 5 डिग्री। यस कॉट सर। 5 डिग्री की वैल्यू पहले तो देगा तुम्हें वो, क्योंकि तुम्हें कॉट 5 डिग्री की वैल्यू पता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ना। तो कॉट 5 डिग्री की वैल्यू वो देगा। टेन 5 डिग्री की वैल्यू से आप निकाल सकते हो, टेन 5 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.0875, जो भी है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो वैल्यू जरूर देगा। यहाँ पे देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका वैसे भी, आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, बट ठीक है, आपके सामने आया है तो आपको कभी ना कभी फ्यूचर में हेल्प करेगा, सिंस अब आप सोल्यूशन जानते हो करना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? अरे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? सो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको भी कन्वर्ट कर लेना। बेसिकली क्या है कि इसको सॉल्व करोगे, पूरा आंसर मैं इसका बता देता हूँ। आंसर वैसे तुम लोगों को पता भी है, 2.6 × 10⁻⁻13, है ना। लेकिन ये फॉर्मूला जो है इम्पैक्ट पैरामीटर का, इसको नोट कर लो, बाकी सब चीजें तो तुम खुद से कर लोगे, सॉल्व तो तुम खुद से कर लोगे, लेकिन इस फॉर्मूले को नोट कर लो। करा सबने नोट?
Yes, sir. ठीक है, अगर आता है कभी क्वेश्चन इस पे तो यू कैन डील विद दिस, अदरवाइज मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएगा इस पे क्वेश्चन ना, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट पार्ट। आगे चलें। Yes, sir. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन देन विल स्टार्ट द टॉपिक। वन लास्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है तो, आई होप एग्जाम में हो गया हो ये सबसे। ऑप्शन बी। Yes, sir. और बाकी किसी का नहीं आ रहा क्या? बाकी किसी का नहीं आ रहा क्या? ठीक है, करते हैं डिस्कस। पता नहीं कौन तुम्हें फोर्स करते हैं क्या, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स फोर्स करते हैं क्या क्लास लेने के लिए? हाँ बच्चों, आप लोगों की फैमिली में कोई फोर्स करता है क्या कि जाके क्लास लो वरना तो आज खाना नहीं मिलेगा, ऐसा बोलते हैं No, क्या? sir. ऐसा लगता है मुझे तुम में से अधिकतर बच्चों में ऐसा कुछ है, सिनेरियो है कुछ तो ऐसा, क्योंकि तुम लोग आंसर तो करते हो नहीं। मुझे लगता है क्लास में भी एक्टिव नहीं रहते होंगे तुम में से कुछ बच्चे, तो ऑन करके चले जाते होंगे। अगर आप क्लास में एक्टिव नहीं हो तो फिर आप फोर्सिबली कर रहे हो ये चीज, और अगर फोर्सिबली कर रहे हो तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ रिजल्ट क्या आने वाला है साल के एंड का। ठीक है, तो या तो डू समथिंग अबाउट इट, और अगर आप आ ही गए हो इसके अंदर तो थोड़ा अपना इंटरेस्ट और मन भी डालो बेटा, आंसर करने में कुछ नहीं जा रहा है ना। ट्राई टू एटलीस्ट से यस और नो, और जस्ट गिव मी अ थम्स अप और थम्स डाउन। आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ फॉर मी। इससे ज्यादा मैं बोलूंगा मैं नहीं तुम्हें रिएक्ट करने के लिए, बट इतना तो कर सकते हो तुम लोग है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम क्लास में भी हो या नहीं हो। अगर एक ही बच्चे को मुझे पढ़ाना है तो इतना कष्ट क्यों कर रहा हूँ मैं तमन की अलग से क्लास लगा दूंगा, है ना, या प्रखर और ओम दो तीन बच्चे जो आंसर करते हैं उनकी अलग से क्लास लगा दूंगा मैं। पता नहीं क्या चाहते हो यार। चलो इधर देखो। ये फॉर्मुलेज होते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के। Yes, sir. इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम होती है। यानी कि अगर मास आपका बढ़ेगा तो लैम्डा कम होगा एंड वाइस वर्सा। अब ये पता है कि सबसे कम मास किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, Wrong. उसके बाद प्रोटॉन, फिर न्यूट्रॉन, Yes, sir. फिर अल्फा अल्फा पार्टिकल। पार्टिकल का सबसे ज्यादा मास होता है। Yes, sir. तो लैम्डा की जो लैम्डा का ऑर्डर है वो सब उल्टा हो जाएगा एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा Yes, sir. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। सबसे छोटा अल्फा पार्टिकल। तो बी ऑप्शन है ऐसा जो बता रहा है ये सब चीजें। Yes, sir. आगे चले। Yes, sir. कुछ क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूँ, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ये वाला क्वेश्चन भी काफी इजी है। ये आपको लास्ट में मैंने पावर पढ़ा दिया था, रेडिएशन पावर, उसके बाद आप कर सकते थे क्वेश्चन इजीली। अगर डाउट आता है डू लेट मी नो, पर्सनली भी पूछ सकते हो, चैट ग्रुप में डाउट ग्रुप में भी डाल सकते हो। ठीक है, अगर डाउट आता है सॉल्व करने के बाद तो बताना, नहीं आ रहा है कोई डाउट ही नहीं है, तैयारी भी नहीं करी है, एनालिसिस भी नहीं किया है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में। बाकी किसी को एक्सक्लूसिवली कुछ पूछना हो तो बता देना। आगे चलें। Yes, sir. थोड़ा न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं, थोड़ा एटम और न्यूक्लियर को कंप्लीट कर लेते हैं। साइज ऑफ न्यूक्लियस पे थे बच्चों में। ठीक है, वी वर ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियाई।
तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, जिसपे कि आपका 9th क्वेश्चन भी आया था मॉडर्न फिजिक्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं कि कोई कोई पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल, जो तुम्हारे न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच कर रहा है। ध्यान से सुनना बात, यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम अल्फा पार्टिकल का। कोई आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ, है ना। अब लेट्स से कि वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो जब वो इन्फिनिटी से आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यस है ना। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है इसका पॉजिटिव चार्ज है। क्या है इसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है इसका, तो ये एक पॉइंट तक तो आएगा पास में, लेकिन उसके बाद ये इस न्यूक्लियस से रिपेल हो जाएगा क्या, क्योंकि न्यूक्लियस तो मोस्टली पॉजिटिवली चार्ज रहता है ना। यस सर। बात समझ में आ रही है सबको। आपका कोई पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस। अब ये दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, आया आया आया, पास आया पास आया, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी है इसलिए आ पा रहा है, काइनेटिक एनर्जी की को लेके अपनी आया, पास आया पास आया पास आया। एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना हो जाएगा कि ये न्यूक्लियस से रिपेल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये न्यूक्लियस से रिपेल हो जाएगा, तो ये यहाँ से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे कि ये इधर डिफ्लेक्ट हो गया, है ना, या इधर नीचे डिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो डिफ्लेक्शन है जनरली हमने देखा है कि ये 180 डिग्री का होता है। ठीक है, लेकिन जो काम की बात है वो सुनो, न्यूक्लियस के ये पार्टिकल कितना पास में आ पाया, कितना पास में आ पाया और कौन से पॉइंट पे आके डिफ्लेक्ट हो गया, वो पॉइंट से न्यूक्लियस के सेंटर का डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जैसा कि नाम भी सजेस्ट करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कितना क्लोज आ पाया, है ना, कितना क्लोजेस्ट कितना आ पाया। उसके बाद डिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन क्लोजेस्ट कितना आ पाया न्यूक्लियस के। सो दैट क्लोजेस्ट डिस्टेंस और दैट क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच इज कॉल्ड एज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एंड इट इज डिनोटेड बाय डी। क्या ये बात समझ में आई सबको? क्या ये यस बात सर। समझ में आई? कि एक पॉइंट पे आके वो डिफ्लेक्ट हो जाता है और जिस पॉइंट तक वो आ रहा है वहां से न्यूक्लियस के सेंटर के डिस्टेंस को हम डी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक पॉइंट होता है काइनेटिक एनर्जी जहाँ पे मैक्सिमम होती है, और जिस पॉइंट पे आके ये डिफ्लेक्ट हो जा रहा है उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। क्या मैक्सिमम है उस जगह पे? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जितना इसने काइनेटिक एनर्जी लूज करी उतना पोटेंशियल एनर्जी में गेन हो गया ना। नहीं समझ में आई बात? जितना इसने काइनेटिक एनर्जी लूज करी, लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा ना भाई। अरे यार स्पीड बढ़ेगी थोड़ी उसकी। दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, अगर वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं फॉर सम रीजन, एनी रीजन, तो उनकी स्पीड बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए? किसी की भी स्पीड जो भी चल रहा है उसमें से कम होनी चाहिए। बढ़नी तो नहीं चाहिए ना, दोनों रिपेल कर रहे हैं ना। अरे बात समझ में आ रही है? स्पीड ब्रेकर है वो न्यूक्लियस, तुम्हारे लिए स्पीड ब्रेकर है। तुम बाइक लेके निकले, तुम हो अल्फा पार्टिकल, तुम बाइक लेके निकले, अब तुम्हें स्पीड ब्रेकर दिखा, है ना, तो तुम स्पीड ब्रेकर देके अपनी स्पीड कम करोगे ना, या बढ़ा दोगे स्पीड? स्पीड ब्रेकर देख के तो कम करोगे स्पीड। तो पहले तुम्हारी स्पीड मैक्सिमम थी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से तुम आ रहे थे, तुम्हें स्पीड ब्रेकर दिखा और तुमने स्पीड को कम कर लिया, है ना। स्पीड ब्रेकर की तरह ही एक्ट करेंगे सेम चार्ज पार्टिकल्स। उसकी स्पीड कम करी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से कम होती होती गई, काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, इधर से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई, दोनों की पोटेंशियल एनर्जी तो दोनों की होगी ना, के इंटू Q1 Q2 बाई आर, यस सर। दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती गई। एक पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हुई और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गई, वहां पे डिफ्लेक्ट कर गया वो। ठीक है, डिफ्लेक्शन हो गया उसका। तो हम इस डिस्टेंस को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और ये जो पाथ होता है आपका अल्फा पार्टिकल का, वो कुछ ऐसा दिखता है, एक जगह पे होती है आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एक जगह पे होती है आपकी मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एंड दैट डिस्टेंस इज स्मॉल डी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। रिपल्शन मींस दैट इट विल नॉट गेट एनी क्लोजर। हाँ, ऐसा इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा ये, डी से आगे नहीं जाएगा ये। अभी डी अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, डी अलग अलग पार्टिकल्स के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक के लिए जो है वो है, उसके बाद फिर वो आगे नहीं जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर तुम उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए। बात समझ में आ रही है मेरी? अगर तुम उसकी यस काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे तो उसके पास और ज्यादा स्पीड है, फिर हो सकता है थोड़ा और पास आ जाए, लेकिन एक स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी पे एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही वो जाएगा, उसके बाद नहीं जाएगा, और उस डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आगे चलें, क्या ये बात यस समझ सर। में आई सबको?
क्या ये बात समझ में आई है सबको? यस सर। प्रखर और तमन के अलावा कोई और बच्चे को समझ में आई है ये बात, या केवल इन दोनों को ही आई है? और अगर नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो कि सर ये नहीं आई है बात समझ में, फिर से बता दो। बहुत बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू। आगे चलते हैं। Rutherford's distance of closest approach to a gold nucleus of an alpha particle of kinetic energy 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 4.0 into 10 की पावर माइनस 14 मीटर। ये कैलकुलेटेड है, एक्सपेरिमेंटेड है। रदरफोर्ड ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली थी गोल्ड न्यूक्लियस के लिए। उन्होंने गोल्ड लिया, गोल्ड का एटम लिया, उसका न्यूक्लियस लिया और उस पर बॉम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल। जब अल्फा पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो जो वैल्यू आई डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वो आई 4.0 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। एक्चुअल साइज कितना था न्यूक्लियस का, इस डिस्टेंस से भी कम था। जो एक्चुअल साइज था ना न्यूक्लियस का, वो इस डिस्टेंस से, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच थी उससे भी कम था। ठीक है, ये आपके दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे जो आपको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चली। ठीक है, अब अगर अल्फा पार्टिकल की एनर्जी, हाँ बेटा बोलो। सर ये वैल्यूज याद रखनी है? नहीं, ओके। समझने के लिए। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वो समझने के लिए। अल्फा पार्टिकल जिनकी एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा थी, द डी टू द गोल्ड न्यूक्लियस विल बी स्मॉलर फ्रॉम रदरफोर्ड्स कैलकुलेशन। रदरफोर्ड की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग डी की वैल्यू उनके लिए कम होनी चाहिए थी। भाई 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इलेक्ट्रॉन उन्होंने भेज दिया उस एनर्जी का, है ना, और डी भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब वो बोलते हैं कि अगर मैं ऐसा अल्फा पार्टिकल भेजूं जिसकी एनर्जी इससे ज्यादा हो 5.5 से, तो मेरा जो डी की वैल्यू है ना, स्मॉल डी की, वो कम हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बोला। बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इन प्लेस ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, साइज ऑफ न्यूक्लियस कैन बी मोर एक्यूरेटली कैलकुलेटेड। अगर आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना है तो आप अल्फा पार्टिकल की जगह फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बॉम्बार्ड करो, क्योंकि उस केस में क्या होगा कि आपका जो डी है वो चेंज हो सकता है। अब आपका डी एक्यूरेटली कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि अब आपका पार्टिकल सेम चार्ज का नहीं है, अलग अलग चार्ज के पार्टिकल्स हैं। तो उस केस में आप ज्यादा बेटर तरीके से रिजल्ट निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये दो चीजें थी जो रदरफोर्ड ने हमें बताई। दिस इज फ्रॉम रदरफोर्ड्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, हमारे काम की जो चीजें हैं वो हम पढ़ चुके हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी सेम कॉन्सेप्ट पे, कर पाओगे बच्चों? यस सर। ठीक है, ये हमने मॉडर्न मॉडर्न फिजिक्स का जो टेस्ट दिया था ना उसमें भी आया था, जो उसकी हम बात कर रहे थे अभी। निकालना डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है, पर जो अभी पढ़ा है उसको यूज करो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यू गाइस हैव 2 मिनट्स, अगर आंसर आता है तो बता सकते हो, एल्स यू कैन जस्ट पुट डिस्कस इन द चैट।
बेटा डिस्कस करना है क्या? Yes, sir. व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, डिस्कस करना है या नहीं? अरे बाकी बच्चों का बताओ भाई, डिस्कस करना है या नहीं? मुझे लगता है मैं इनको रिमूव भी कर दूंगा ना, इनको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, इधर देखो, अभी अभी मैंने जो तरीका बताया उसको अप्लाई करना था यहाँ पे बस। ठीक है, इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन आ रहा है तुम्हारा, इन्फिनिटी से एक प्रोटॉन आ रहा है, इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियस। अब एक प्रोटॉन है तो उसका कितना चार्ज होना चाहिए? प्लस ई होता है क्या प्रोटॉन पे चार्ज? अरे यार, इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई, अब Yes, प्रोटॉन sir. पे प्लस ई होता है। यही तो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में। Yes, sir. आती है ना बात समझ में? ये तो ठीक है। Yes, लेट्स से sir. कि ये यू स्पीड से आ रहा है, लेट्स से कि ये यू स्पीड से आ रहा है। यहाँ पे जो तुम्हारा न्यूक्लियस है, इस पे जो चार्ज है वो कितना है? 120 ई। कितना चार्ज है इस पे? 120 each. 120 ई। और ये प्लस का है, दिस इज प्लस, माइनस का नहीं है, दिस इज प्लस चार्ज। सेम चार्ज पार्टिकल्स है, तो इसमें भी कुछ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, Yes, sir. क्लोजेस्ट अप्रोच होगी, है ना? सो इट मेक्स क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ 10 फेम्टोमीटर। अब फेम्टोमीटर क्या होता है? फेम्टोमीटर, व्हाट इज दिस? फेम्टोमीटर, है ना? ये होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब सारे नहीं पढ़ने की जरूरत तुम्हें, इसलिए दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी। तुमको एमस्ट्रॉन्ग तक पता है, पिको फेराड ये सब पता है तुमको, जरूरी नहीं तुम्हें 10⁻15 बताओ, 18 बताओ, 21 बताओ, दैट्स फाइन। नहीं पता है, दे देगा क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, बहुत छोटा डिस्टेंस है ना, तो इसलिए एफएम में यूज आता है, फेम्टोमीटर में निकाला जाता है। तो 10 एफएम है न्यूक्लियस से क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी डी की वैल्यू है। जैसे कि अगर लेट से कि यहाँ तक आता है, इस पॉइंट तक आता है और यहाँ से डिफ्लेक्ट कर जाता है, तो यहाँ तक जो आपका स्मॉल डी की वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है बच्चों? 10 femtometer. 10 फेम्टोमीटर। ठीक है, 10 फेम्टोमीटर आ रही है। अब अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, इफ यू डिस्कस द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, will it be equal to the gain in potential energy? Yes, sir. अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जितना काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा इस इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी प्रोटॉन का, उतना ही गेन हो जाएगा सिस्टम की Yes. पोटेंशियल एनर्जी में, राइट? Yes, sir. ऐसा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे होता है, इस पॉइंट पे, एट एट डी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे ऐसा होता है कि यहाँ तक आते आते जितनी काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाती है उतनी सिस्टम में गेन हो जाती है, कंजर्वेशन देता है, तभी तो डिफ्लेक्ट कर जाएगा उस पॉइंट से वो, Yes, sir. है ना? तो इसको लिखते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी कितनी है? Half हाफ m. मास ऑफ प्रोटॉन इंटू यू स्क्वायर, यू लिए ना इसका स्पीड, Yes, sir. और कितना होगा भाई पोटेंशियल एनर्जी में गेन? के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू इंटू प्रोटॉन, स्मॉल क्यू ले लेते हैं इसको, Yes, sir. है ना? और डिवीजन में नीचे क्या है? आर है क्या, D. है ना? अब ध्यान से देखो, क्या ये आर तुम्हारा जो नीचे तुम्हारा आर दिया हुआ है, व्हाट इज इट? Distance of closest approach. वेरी गुड। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो आपका कैपिटल क्यू आएगा 120 ई। Yes, sir. अच्छा, पी स्क्वायर अपॉन 2m भी बोलते हैं क्या काइनेटिक एनर्जी को? Yes, sir. है ना? क्यों लिखा है मैंने ऐसा बताऊंगा अभी। और ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय आपका 120 ई स्क्वायर, Upon D. है ना? अपॉन में आर, Yes, sir. अपॉन में आर, ठीक है, या फिर डी भी लिख सकते हो आप, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लैम्डा होता क्या है? क्या Wavelength. लैम्डा, क्या लैम्डा एच अपॉन पी होता है? Yes, sir. क्या लैम्डा एच अपॉन पी होता है? तो अगर मैं लैम्डा का स्क्वायर निकालूंगा तो ये एच अपॉन पी का स्क्वायर हो जाएगा क्या? Yes, sir. ठीक है, एच अपॉन पी के स्क्वायर का मतलब है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये ई स्क्वायर है ऊपर, ये ई स्क्वायर है ऊपर, ठीक है?
ये हो गया h अपॉन ई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा निकाल रहा हूं मैं बच्चों, ठीक है, आई एम कैलकुलेटिंग लैम्डा। तो h अपॉन पी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं, मतलब मैं h अपॉन पी का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। ये हो जाएगा r अपॉन में 240 MP। कैसे? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 2 MP मल्टीप्लाई बाय 120, Yes, sir. ये 240 MP बन गया। अब h अपॉन ई की टर्म्स में मैंने निकाल लिया ना इसको, तो दैट वुड बी मोर इजियर फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे h अपॉन ई की वैल्यू दी हुई थी ऑलरेडी, राइट? Yes, sir. ठीक है, और r की वैल्यू आप d में ला ले सकते हो ऑलरेडी, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं भी करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको सब दिया हुआ है ऑलरेडी, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। लेकिन बस u को कैसे लिखोगे ये दिक्कत आएगी आपको, इस वजह से हमने h अपॉन ई में कन्वर्ट किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी सबको? Yes. है ना? हमने इसको पी स्क्वायर अपॉन 2 MP में लिखा इसलिए ताकि हम लैम्डा की टर्म्स में लिख सकें, h अपॉन पी की टर्म्स में लिख सकें, क्योंकि निकालना आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही है बच्चों, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ही निकालनी है, और लैम्डा होता है h अपॉन पी। तो किसी तरह से आप इसको अगर कन्वर्ट कर सको ना h अपॉन पी में, तो आपको Yes. लैम्डा मिल जाएगा आपका, एंड दैट्स हाउ यू कैन कन्वर्ट। अब तो आगे वैल्यूज पुट करनी है सारी, आई गेस आप कर सकते हो सारी, h अपॉन ई की वैल्यू Yes. आप पुट कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, sir. आ गई. पी स्क्वायर अपॉन 2 MP की वैल्यू पता थी, उसकी हेल्प से मैंने h स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू निकाली है, जो कि लैम्डा होता है, h अपॉन पी की वैल्यू निकाली है, ठीक है। Yes. चलो आगे चलें बच्चों, Yes, sir. रेडियस ऑफ न्यूक्लिया की बात करते हैं। r इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3, ये आपका न्यूक्लियाई का रेडियस, जो आपका न्यूक्लियाई है एक्सपेरिमेंटेड कैलकुलेशन में उससे निकाला गया है। आपका सिंस कैसे निकाला है हमने, सिंस आपको पता है कि आपका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वॉल्यूम ऑफ एटम या न्यूक्लियस, ये स्फेयर की तरह कैलकुलेट होगा, स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करते हैं ना हम इसको, एटम को भी न्यूक्लियस को भी, राइट? अरे हाँ या ना बोलो यार सर समझ नहीं आया. बेटा। एक एटम या न्यूक्लियस जो होता है उसको स्फेरिकल फॉर्म में कंसिडर करते हैं, Yes, sir. उसका वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr³ Yes, sir. है ना? तो इस केस में हम आपका जो मास नंबर है उसकी 1/3 के रेशियो में इसको कंसिडर करते हैं, यानी कि आपका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई है, वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा a की पावर 1/3 के। क्यों? क्योंकि आपका जो मास नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा r की पावर 3 के। जब आप दोनों तरफ होल क्यूब करोगे तो आपका यही आएगा। अब मास क्या होता है? मास नंबर, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल्स टू डेंसिटी होता है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो यहां से ये रिलेशन ऑब्टेन हुआ है। सबसे पहले तो इसको फॉर्मूले को नोट डाउन करो, अभी आगे इसका एक्सप्लेनेशन भी बताता हूँ। इसमें आर नॉट की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट की वैल्यू है, दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -15। ये पूरा हो नोट गया डाउन। सर. हो गया सर. ओके, फेम्टोमीटर जो हमने पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे भी आया है, आर नॉट की जो वैल्यू आती है आपकी, उसका डिस्टेंस ऑलरेडी इतना कम होता है कि वो फेम्टोमीटर में ही आता है, 10 की पावर -15 के टर्म्स में, ठीक है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ न्यूक्लियर निकालने के लिए बोलेंगे और मास नंबर दिया हुआ होगा, सो यू कैन डायरेक्टली यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट आर नॉट की वैल्यू। याद रखना बस, कभी कभी इसको डायरेक्टली 10 की पावर -15 भी बोल देते हैं लोग, यानी कि 10 की पावर -15 मीटर से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2 को
जनरली मतलब इग्नोर कर देते हैं कई बार लोग, वो अगर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं ऑप्शंस में तो। अदरवाइज अगर आपको याद रहेगा तो बेटर है कि आप 1.2 ही यूज करो, ठीक है। नाउ यूज दिस वन, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है। इसको भी नोट करेंगे सब लोग। इस एक्सप्रेशन को भी नोट करो। यस सर, कर लिए। करा, नोट करा बच्चों? यस सर। तो जैसे कि हम डिस्कस करे थे, कहाँ से आए, जो आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, ऐसा बोलते हैं कि जितना आपका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा या एटॉमिक मास होगा, उतना ही बड़ा आपका साइज ऑफ न्यूक्लियस होगा। इज दैट ट्रू? यस सर। इज दैट ट्रू? और यस सर। साइज ऑफ न्यूक्लियस कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? 4/3 πr³ से ही करोगे। जितना ज्यादा वॉल्यूम है उतना बड़ा साइज हो जाएगा उसका। यस सर। बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज, कोई भी बॉल है, मान लो बॉल है एक तुम्हारे पास, खाली बॉल है ना, टेनिस बॉल है। अगर वो टेनिस बॉल की साइज तुम बड़ी कर दोगे तो क्या तुम उसकी वॉल्यूम बड़ी कर रहे हो क्या? यस सर। नहीं समझ में आई मेरी बात? अगर एक छोटी बॉल है और एक बड़ी बॉल है, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? वॉल्यूम का ही तो है ना, यस सर। है ना। साइज बड़ी है उसकी, यानी कि उसकी वॉल्यूम बड़ी है ना। स्फेयर की बात करें हम, स्फेरिकल टर्म्स में, तो ये 4/3 πr³ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? मास नंबर के, है ना। इससे हमारा रिलेशन ऑब्टेन हुआ है कि जो आर है न्यूक्लियस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a⁻⁴ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? a⁻⁴ है ना। और यहां से हमारा ये फॉर्मूला है, R = R0 a⁻⁴ दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए रहेगा ना, तो वो कांस्टेंट है यस ये, सर। ठीक है। आगे चले बच्चों, समझ में आया ये? यस सर। चलो, थक गए हो क्या? नो सर। वॉल्यूम होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास नंबर के, रेडियस होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a⁻⁴ के। ऑल्सो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। डेंसिटी डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डेंसिटी इज अ डिफरेंट थिंग। डेंसिटी जब आप वर्ड यूज करते हो तो आप मास और वॉल्यूम दोनों चीजें बोल रहे हो, तब आप केवल साइज की बात नहीं कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आई मेरी? जब आप डेंसिटी की बात कर रहे होते हो तो आप मास और वॉल्यूम दोनों चीजें कंसिडर कर रहे हो, वो अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वॉल्यूम में, ठीक है। वो कभी चेंज ही नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होता है। हाँ बोलो। नहीं, यस सर बोलो। ओके। डेंसिटी जो होता है किसी भी न्यूक्लियर मैटर का, वो अप्रोक्सीमेटली 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के फॉर्म में होता है। इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, याद रखने की जरूरत नहीं, बट लिख लो इसको फिर, ठीक है। जस्ट राइट इट डाउन, जस्ट 4 पॉइंट्स। मैंने आपको बहुत समरी करके लिखा है, नोट्स लिखा रहा हूँ मैं सारे, बहुत समराइज नोट्स लिखा रहा हूँ मैं सारे, ठीक है। तो ये एटलीस्ट नोट कर लो, ये चारों पॉइंट नोट करो। करा क्या सबने नोट? यस सर। ओके, तो क्या आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्या यस सर। कंक्लूजन निकाला हमने इस पे कि फॉर ऑल एलिमेंट्स, मतलब ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की, डेंसिटी जो होती है वो सेम रहती है सबकी। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर, जितना न्यूक्लियर मैटर है ना सब में,
सब जितना भी न्यूक्लियर मैटर है, जितने भी एलिमेंट्स है, सबकी डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है। सेम। आ रहा है, यानी कि वो मास और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना। अगर आपका वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो मास भी तो चेंज होगा बच्चों। समझ में आ रही है बात? यस सर। डेंसिटी इंडिपेंडेंट रहती है ना। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करोगे, स्पेसिफिकली साइज ऑफ न्यूक्लियस की, वो डिपेंड करेगी आपकी किस पे, मास नंबर। वो डिपेंड करेगी किस पे, मास नंबर। मास नंबर। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। 5 से 10 मिनट में हम क्लास रैप अप कर देंगे, ठीक है। डू नॉट वरी अबाउट इट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। बेटा हुआ क्या? सर कर। चलो इधर देखो, डिस्कस करते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, मास दिया हुआ है आपको आयरन का 55.85 एटॉमिक मास यूनिट में। ये एमयू में है। यस सर। इस अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो। 1 एटॉमिक मास यूनिट पता है सबको किसके बराबर होती है? 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। यस सर। सो यू कैन कन्वर्ट इट इजीली, राइट। देन वॉल्यूम पता है सबको क्या होती है, अभी अभी नोट करा है फॉर्मूला, 4/3 πr0³ A, है ना। पाई यस आर सर। क्यूब होती है ना, तो आर को पता ही है आपको, R0 इंटू ए की पावर 1/3, है ना। अभी अभी लिखा है तुमने न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला। तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा क्या, है ना। यस सर। मास पता है, वॉल्यूम पता है, दोनों अभी निकाल सकते हो तुम इजीली। 4/3 इंटू पाई इंटू R0 की वैल्यू पता है, ये 1.2 10⁻⁻15। इसका क्यूब कर दो और एटॉमिक मास नंबर ये तुम्हें दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है 56 रख दो। आंसर आ जाएगा डेंसिटी का 2.29 इंटू 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस सर। एनी डाउट्स, एनीवन? नो सर। पक्की बात, आगे चलें। यस सर। बाइंडिंग एनर्जी पढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं फिर चलते हैं, ठीक है। इसको खत्म करते हैं फिर क्लास ओवर कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा। अरे यस। पढ़ लोगे, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे हार्डली, ठीक है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे ही क्वेश्चन बनते हैं नीट में, ठीक है। तो अगर ऐसा लग रहा है आपको कि नहीं पढ़ पाओगे तो बता दो, क्योंकि 5 से 10 मिनट में हो जाएगा ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। पढ़ा दो सर। ओके कूल। इधर देखो, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है बच्चों, जब भी दो जब भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स या रिएक्टेंट्स मिलके एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है उसको बनाने के लिए, सॉरी उसको ब्रेक करने के लिए, उस न्यूक्लियस को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर अगर आप इसको बनने के पर्सपेक्टिव में देखो, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज की जाती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड ब्रिंगिंग देम फ्रॉम इन्फिनिट सेपरेशन। यानी कि मान लो तुमने प्रोटॉन लाया इन्फिनिटी से, न्यूट्रॉन लाया इन्फिनिटी से, और मिला दिया दोनों से, बना दिया न्यूक्लियस। अरे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही बनता है ना न्यूक्लियस। यस सर। तो तुमने क्या किया, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लिए, जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ले लिए, और ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ले लिए, ऐसे ही निकालते ना, यस सर। है ना। जेड प्रोटॉन्स ले लिए बच्चों, यस और सर। ए माइनस जेड क्या ले लिए, न्यूट्रॉन ले लिए, ठीक है। दोनों को मिलाया, रिएक्शन कराई, और तुमने बना दिया एटम या एलिमेंट बना दिया, है ना। लेट्स से कि ये तुम्हारा बना जेड और ए, यही बनेगा जिसमें कि जेड प्रोटॉन है और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन है ना। यस। अब ऐसा करने में एक एनर्जी भी निकलेगी, एनर्जी भी रिलीज होगी, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, क्या बोलते हैं इसको, ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियर। है ना। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जब भी आपका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, अब देखो ना यार, प्रोटॉन को तुमने मिलाया इन्फिनिटी से, तुम कहीं से लेके आ रहे होंगे अनस्टेबल होगा, न्यूट्रॉन भी अनस्टेबल होगा, कहीं से लेके आ रहे होंगे इन्फिनिटी से, और दोनों को मिला के तुमने न्यूक्लियस बना दिया। न्यूक्लियस तो स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं उसमें। यस सर। तो जब भी तुम कोई स्टेबल कंपाउंड बनाओगे, जब सॉरी जब भी तुम कोई स्टेबल प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है, रिएक्टेंट के मुकाबले, तो एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। मैं लिख भी देता हूँ। स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्स एज कंपेयर टू, किसके कंपैरिजन में, रिएक्टेंट्स के, यस सर। एनर्जी विल बी रिलीज्ड। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये, यस सर। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये, कि जब भी प्रोडक्ट ज्यादा स्ट्रांग है ना, स्टेबल है रिएक्टेंट्स के मुकाबले, तो एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज है, इसी को क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ठीक है, इसी को हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपका जो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है वो है डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो इसको नोट करेंगे। सर आपने एनर्जी विल बी एनर्जी लिख दिया। अरे बाप रे नहीं यार, सो सॉरी, माय बैड। यहाँ पे क्या आएगा, रिलीज्ड। ओके, माय बैड बच्चों। इसके बाद हम ये फॉर्मूला लिखेंगे कि जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेल्टा एम सी स्क्वायर से। अब ये डेल्टा एम क्या है वो अभी पढ़ते हैं। सी तो सबको पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, डेल्टा एम जब भी एमयू में होगा तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई करना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू। ठीक है, डेल्टा एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर केजी में दिया हुआ हो और एमयू में दिया हो तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 931 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे ना डेल्टा एम को, तो आंसर आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का। अब ऐसा होता है क्यों है, क्योंकि आपका डेल्टा एम के बारे में बता रहा हूँ, कोई कहां से आया। ठीक है, जब भी आपका न्यूक्लियर रिएक्शन होगी कोई से भी, तो जब रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे बच्चों, पहले इसको नोट कर लो, एक काम करो, नोट कर लिया कि सबने ये, कर लिया सर। बताऊं आगे, एक्सप्लेन करूं। यस सर। तो देखो, जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, आइंस्टीन ने अपना एक बहुत फेमस इक्वेशन दिया था, इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। यस सर। ई इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर था एक्चुअली में वो, और वो इसी एनर्जी की बात कर रहे थे। उन्होंने ऐसा बताया था कि जब भी आप न्यूक्लियर रिएक्शंस करोगे, तो उसमें जब भी रिएक्टेंट कंबाइन होंगे ना प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, जब भी रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात हो रही है, तब तब क्या होगा, आपका जो मास होगा ना रिएक्टेंट का, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट्स का, वो हमेशा ज्यादा होगा आपके प्रोडक्ट के मास से। लिख भी देता हूं इसको मैं, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, टोटल mass of reactants will be greater than mass of product। प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आपका लॉस हो गया है मास में, समझो ना यार, इधर कुछ मास है, रिएक्टेंट का कुछ मास है। अभी तक तो तुम ये पढ़ते हुए आ रहे थे कि सर हमने तो ये पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, जिधर रिएक्टेंट में होता है तब प्रोडक्ट में होता है। अरे पढ़ा था ना ये। यस सर। तो कुछ ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं होता क्या तुम्हें, कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा कोई भी, कुछ नहीं बोलोगे, सब में यस सर बोल दोगे क्या। अरे नो सर। यार तुम कैसे बच्चे हो यार, तैयारी कर रहे हो नीट की, क्या कर रहे हो, केमिस्ट्री में भी कुछ चीज पढ़ी तुमने, फिजिक्स में भी पढ़ी, और दोनों चीजें बिल्कुल ही अलग बता रहा हूँ मैं अभी कुछ, तब भी तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है। आप बोलो पढ़ाओ जाओ, सब पढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार यही पढ़ा है ना कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना रिएक्टेंट का मास है उतना तो प्रोडक्ट का रहना चाहिए। यस सर। लेकिन हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं बच्चे, हम किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर रिएक्शन।
है ना। पहले हम क्या बात कर रहे थे, हम क्या बता रहे थे आपको कि भाई हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, वाटर बना दो, है ना। हाइड्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, वाटर बना दो। अभी हम बात करें प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, है ना, न्यूक्लियस फॉर्मेशंस की, यानी हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या बोला था आइंस्टीन ने, कि जब भी आपका रिएक्टेंट का मास ज्यादा होगा प्रोडक्ट से, मतलब जब भी आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी, आपके रिएक्टेंट का मास, टोटल मास हमेशा ज्यादा आएगा प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट में जो बना है ना उसके मास से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो मास होता है ना, वो थोड़ा लूज हो जाता है रिएक्शन में, है ना। मास थोड़ा लूज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एनर्जी में। किसमें हीट कन्वर्ट में, होता है? किसमें? हीट एनर्जी। एनर्जी में। बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी जो ऑफ न्यूक्लियस है ना, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये वही एनर्जी है। ये कहाँ से आई है? रिएक्टेंट के मास। ठीक है, तो आपका जो मास है बेसिकली वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके इस एनर्जी पर, इस न्यूक्लियस फॉर्मेशन। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म में जो रिलीज हो रहा है। बात समझ में आई सबको? यस सर। इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसको हम आगे भी लिखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट को, काफी इंपॉर्टेंट नोटिस को नोट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, देयर इज लॉस ऑफ मास, सम मास, कुछ मास इन रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, एंड द एंड दिस मास अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स मास एनर्जी प्रिंसिपल, पढ़ा है ना हमने ये मास एनर्जी प्रिंसिपल, यस सर। मास एनर्जी रिलेशन, releases इन फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में रिलीज होता है ये मास? बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, है ना, रिलीजेज इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब ये जो मास रिड्यूस्ड है, दिस मास रिड्यूस्ड, जो मास कम हुआ है ना बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के केस में तो यस। मास कम हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। और यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो ऑब्जर्व्ड मास है और जो एक्सपेक्टेड मास है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है न्यूक्लियस के। ऑब्जर्व तो भाई वो है ना जो हमने एक्चुअली निकाला है, और एक्सपेक्टेड क्या है कि भाई प्रोटॉन, तुमने जेड प्रोटॉन लिए और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन लिए, दोनों का मास ऐड करके जो आएगा वही टोटल मास होना चाहिए था। बात समझ में आई? न्यूक्लियस का जो मास होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? रिएक्टेंट्स के मास के बराबर होना चाहिए था। एम आई राइट? यस सर। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऑब्जर्व्ड मास कम आ रहा है, रिएक्टेंट का मास ज्यादा था, ऑब्जर्व्ड मास कम आ रहा है ना। और रीजन हमने अभी अभी पढ़ लिया है कि क्यों कम आ रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस फॉर्मेशन करने के लिए, न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए, और न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उस मास से आ रही है, इसलिए मास कम हो गया है ना, मास में डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, तो जो एक्सपेक्टेड मास है वो हमेशा ऑब्जर्व से ज्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। ये होता है कुछ डेल्टा एम होता है आपका प्रोटॉन के मास के और न्यूट्रॉन के मास में से थोड़ा सा माइनस आप माइनस कर लो, थोड़ा सा मास आप माइनस कर लो, mx बोल सकते हो आप इस टर्म को, है ना। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन भी आप चाहते हो तो इसमें ये है कि भाई थोड़ा सा मास जो एटम का है उसमें से आप जब इलेक्ट्रॉन के मास को भी तो कंसिडर करोगे ना, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, है ना, जेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो आपने पूरे एटम के मास में से माइनस किया, और जो एटम का मास बचा इलेक्ट्रॉन का हटा के, वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, क्योंकि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है ना। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है जो मैंने यहां समझाई है, ये वाली बात याद रखनी है आपको बस। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है कि जो मास है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें? बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी निकालते कैसे हैं? डेल्टा ई इक्वल्स टू, डेल्टा एम सी स्क्वायर। हाँ बाइंडिंग एनर्जी या डेल्टा ई की बात है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, 1 AMU की वैल्यू सबको पता है, 1 AMU या फिर यू, 1 U,
इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो आप डायरेक्टली डेल्टा एम एमयू में लो और 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लो और आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हो। 931 आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो डेल्टा एम से, ठीक है, जब वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एमयू में दिया हुआ हो, और डेल्टा एम एमयू में दिया हुआ हो, तो आपकी डायरेक्ट बाइंडिंग एनर्जी निकल जाएगी। क्या ये सब चीजें क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है क्या इसमें बच्चों? जल्दी बताओ, हाँ या ना। आ गया सर। आ गया? चलो फिर एक काम करते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, ये मैं अभी नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम मुझे अब पक्का डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बुरा बोलने वाले हो। ठीक है, काफी देर हो गई है और फेस्टिवल का टाइम भी है, तो मैं नहीं चाहता तुम परेशान हो, पर ये 2 क्वेश्चन जरूर करके आना। ठीक है, इसमें बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, आगे का टॉपिक, और अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे फिनिश कर दें इस चैप्टर को, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपका फिजन एंड फ्यूजन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ही बचा हुआ है। ठीक है, तो हाँ बच्चा, हैप्पी दिवाली सभी को। ठीक है, हैप्पी दिवाली आप सभी को भी। अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क में आप ये जितना भी पढ़ा है वो करके ले आना, बस जब भी टाइम मिले, अगर मिले तो इसको करके ले आना, जो टिल टॉपिक है उस पर क्वेश्चन करके ले आना। रिसोर्सेज में भेज दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस सर। मिलते हैं अगले वीक। हैप्पी दिवाली सभी को, एंजॉय करो, है ना, ध्यान रखो अपना। ठीक है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी है करो, नहीं तो चिल करो, कोई दिक्कत नहीं। यस सर। ठीक है, बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।